चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है बेसिक इंग्लिश टेंस के बारे में कुछ सीखेंगे। और जब हम बेसिक सीख लेंगे उसके बाद में जब हम बेसिक सीखेंगे उसके बाद में एडवांस की तरफ चलेंगे। तो हम पहले बेसिक सीख लेते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक 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 इंग्लिश ग्रामर टेंस, यानी टेंस के बारे में बच्चों आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या होता है। तो टेंस किसे कहते हैं? काल या समय को टेंस कहा जाता है। काल या समय को क्या कहते हैं भैया? टेंस कहते हैं बच्चों। काल या समय को टेंस कहते हैं। अब टेंस की बात करें तो टेंस कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टेंस कितने प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है? तो टेंस जो है बच्चों 3 प्रकार का होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है बच्चों। प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या होता है भैया? पास्ट टेंस, तीसरा क्या होता है बच्चों? फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार का टेंस होता है और इन तीनों टेंसों के 4 पार्ट होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है बाबू? वर्तमान काल होता है भैया। क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है भैया? भूतकाल। क्या होता है बाबू? भूतकाल। हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल भैया होता है। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। क्या होता है भैया फ्यूचर टेंस का मतलब? भविष्यकाल। अब इन तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं भैया? जैसे हम पहला जो पार्ट है वो किसको हम कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे भैया। क्या कहेंगे भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे भैया। दूसरा जो पार्ट का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे भैया। क्या कहेंगे भैया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भैया। तीसरा जो नाम है वो भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भैया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा जो नाम है भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भैया। कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान अनिश्चित काल होता है भैया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान पूर्ण काल होता है भैया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान पूर्ण काल होता है भैया। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल होता है। सेम इसी प्रकार का जब हम पास्ट में भी जाएंगे तो फिर क्या होगा भैया? इसका भी उसी प्रकार से लिखा जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भैया। क्या लिखेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में दूसरे पार्ट का नाम इसका भी क्या होगा? आगे केवल और केवल भैया पास्ट लग जाएगा, बाकी सेम चीजें हो जाएंगी। इसका क्या हो जाएगा भैया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा भैया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तीसरे पार्ट का नाम क्या होगा भैया? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा भैया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा भैया। और जो चौथा पार्ट का नाम होगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर फिर इसके बाद में क्या होगा? इसको हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या कहेंगे? भूत अनिश्चित काल कहेंगे भैया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है भूत अपूर्ण काल कहेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है भैया भूत पूर्ण काल कहेंगे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि भूत
पूर्ण अपूर्ण काल। ऐसे हम फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर का क्या हो जाएगा भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा भैया। दूसरा क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा भैया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा भैया। और चौथा जो नाम होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा भैया, कॉन्टिन्यूअस टेंस भैया, है ना। क्या हो जाएगा, भविष्य अनिश्चित काल हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है भैया, भविष्य अनिश्चित काल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है भविष्य अपूर्ण काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है भविष्य पूर्ण काल। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है भैया भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। तो देखिएगा इन तीनों टेंसों के अपने अलग अलग चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो इसके 4 पार्ट होते हैं। पास्ट टेंस की यदि हम बात करें तो इसके भी क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। और फ्यूचर टेंस की बात करें तो हम इसके भी 4 पार्ट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब सबसे जो पहला हमारा प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद में तो प्रेजेंट का हमने बता ही दिया है क्या होता है भैया, वर्तमान काल। अब सबसे पहले यही है प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के चारों पार्टों को हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद में जो है प्रेजेंट के बाद हम पास्ट के चारों पार्टों को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम फ्यूचर के चारों पार्टों को पढ़ेंगे। तो सबसे जो पहला पार्ट है भैया प्रेजेंट टेंस, कौन सा भैया, प्रेजेंट टेंस। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे भैया, प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा टेंस है भैया, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस सबसे पहले क्या है भैया, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भैया। क्या है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक इसका जो है एक साधारण सा एक आइडेंटिफाई होती है। सबसे पहले उस आइडेंटिफाई को हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में जो है हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई लिख लेते हैं। तो सिंपली जो है हम अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं तो इसलिए आइडेंटिफाई लिख रहे हैं, और जब हम बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे तो आइडेंटिफाई जो है नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। देखिएगा आइडेंटिफाई क्या होगा, हम लिख देते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ताहु, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें होता है ये प्रेजेंट। अब ये देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता होते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। पहली चीज तो इस सेंस हमें कोई चीज जैसे आइडेंटिफाई होती है, पहचान होती है। यदि किसी व्यक्ति को हमें जानना हो तो पहले उसकी शक्ल को हम देखते हैं, उसकी सूरत को देखते हैं और हम पहचान जाते हैं कि फलाने नाम का व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार से आइडेंटिफाई होती है। तो इस
हर टेंस के देखिएगा आप प्रेजेंट जितने भी टेंस हैं उन सभी के तीन पार्ट होते हैं भैया। अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव होता है। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो हमारा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हर टेंस के तीन सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हमारा क्या है भैया, अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव। क्या होता है भैया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है भैया, सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। यानी अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक और सेंटेंस का मतलब क्या होता है भैया, वाक्य, यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसका एक रूल होता है भैया। रूल क्या होता है भैया, रूल हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यानी सब्जेक्ट, रूल हम समझ लेते हैं, यहां लिखते हैं तो ताकि दिक्कत ना हो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस अदर, यही इसका रूल है और इसी पूरे फॉर्मूले पर हम वाक्य को बनाएंगे। अच्छा, इसी पे हम लोग वाक्य को बनाएंगे। अब सबसे बात ये आती है कि सर यस या ईएस क्या है, V1 क्या है। तो भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V1 कहा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V1। और इस जब V1 में हम क्या करते हैं कि यस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, B5। यानी हम V1 B5 भी लिख सकते हैं, है ना। अब क्यों जोड़ा जाता है ये हम समझ लेते हैं भैया। तो देखिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो भैया, ही हो, यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो, सी हो, यदि आपका सब्जेक्ट इट हो, यदि आपका कोई सब्जेक्ट है जो फर्स्ट नाउन है, किसी भी एक व्यक्ति का नाम है, तो सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं भैया। क्या होते हैं भैया, सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर होते हैं तो ये वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। जब ये सिंगुलर होते हैं तो ये वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे यदि आपका सब्जेक्ट यू हो, आपका सब्जेक्ट भैया दे हो, आपका सब्जेक्ट वी हो, आपका सब्जेक्ट सेकंड नाउन में हो। सेकंड नाउन का तात्पर्य भैया कि किसी दो व्यक्ति का नाम हो। यदि आपका सब्जेक्ट हो ही एंड सी हो, ही एंड सी हो, तो ये सब के सब क्या होते हैं भैया, प्लूरल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्लूरल। और ये वर्ब भी क्या लेते हैं भैया, प्लूरल। अच्छा, प्लूरल और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, हमने अभी जस्ट बताया है। किसी भी V1 में हमने अभी जस्ट बताया कि V1 में यदि यस या ईएस को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, B5 बन जाता है। और B5 जो होता है वो हमारा क्या होता है भैया, सिंगुलर होता है। B5 क्या होता है, सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। यदि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट का पता चल गया तो हमें अब सिंगुलर जो है वर्ब का भी आसानी से पता चल गया है। अब हम किसी वाक्य को बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, भैया वो खाना खाता है। अब इसकी यदि हमें अंग्रेजी बनाना हो तो कैसे बनेंगे भैया। अब वह की अंग्रेजी क्या होती है भैया, ही होती है। हमने सब्जेक्ट ही लिख दिया, अब हमें वर्ब लिखना है। वर्ब क्या, यहाँ पे खाना यानी खाने की अंग्रेजी लिखनी है। तो खाने की अंग्रेजी भैया क्या होती है, ईट होती है। और दुनिया का हर वर्ब जो V1 होता है वो सब के सब, और B1 से ही किसी वर्ब की शुरुआत होती है। तो B1 जो होता है वो हमेशा क्या होता है भैया, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। हमारा जो ही है वो सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट के रूप में जो हमारा ही है वो सिंगुलर है। और हमें अब सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब क्या करेंगे कि किसी V1 में हमें क्या करना पड़ेगा भैया, यस या ईएस को जोड़ना पड़ेगा। अर्थात खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट होती है। और ईट में जब हम यस जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, B5 बन जाएगा। अर्थात B5 क्या है भैया, सिंगुलर होता है। B5 क्या होता है भैया, सिंगुलर होता है। हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया और हमारा वर्ब। यदि कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो हमारा दोनों का दोनों क्या होगा, सेम सेम मैच गया। तो हम क्या लिखेंगे, ही ईट्स, और उसके बाद में क्या लिखेंगे भैया, फूड। ही ईट्स फूड, है ना। इसी प्रकार से तमाम प्रकार के वाक्य हम बना सकते हैं। अगला हम समझ लेते हैं, एक और वाक्य समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा भैया कि चिड़िया, हमने कहा कि चिड़िया
चिड़िया आकाश में उड़ती है। हमने कहा चिड़िया आकाश में उड़ती है, उड़ती है। अब चिड़िया की बात हमने कही है भैया, बहुत सारे आकाश में उड़ती है, बहुत सारी चिड़िया हैं, तो चिड़िया की अंग्रेजी क्या होती है? बर्ड्स, बर्ड्स। अब बताइए जब वर्ड्स होगा तो जाहिर सी बात है कि ये बर्ड्स शब्द अपने आप में क्या भैया? प्लूरल है। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट है ये, तो जाहिर सी बात है कि प्लूरल वर्ब भी लेगा। और हमने अभी जस्ट बताया है कि किसी भी वर्ब की शुरुआत किससे होती है? B1 से होती है। दुनिया में जितने भी B1 के वर्ब होंगे वो सब के सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो वर्ड्स हो गया। अब उड़ने की अंग्रेजी क्या होती है? फ्लाई होती है। तो फ्लाई में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। फ्लाई वर्ड अपने आप में प्लूरल है तो हमें कुछ जोड़ना नहीं है। तो वर्ड्स फ्लाई कहाँ उड़ती है भैया? इन द स्काई, इन द स्काई। इसी प्रकार से तमाम प्रकार की वाक्यों को हम बना सकते हैं। एक दो एग्जांपल और हम ले लेते हैं भैया। हमने कहा सूरज पूरब में निकलता है। हमने कहा सूर्य पूर्व में निकलता है। सूर्य पूर्व में निकलता है। अब इसकी अंग्रेजी हमें बनाना है कि सूर्य पूर्व में निकलता है। तो सूर्य की अंग्रेजी क्या होती है? सन होती है, यानी हम क्या लिखेंगे? द सन। उसके बाद में भैया निकलना, निकलने की अंग्रेजी होती है राइज। और हमने अभी जस्ट बताया है, हमने राइज, निकलने की अंग्रेजी क्या होती है? राइज। और राइज क्या है? अपने आप में B1 है। यहाँ सन क्या है? सिंगुलर। यहाँ राइज क्या है? प्लूरल। तो इस राइज को हमें क्या करना पड़ेगा भैया? प्लूरल, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? राइज में हमें कुछ ना कुछ तो जरूर जोड़ना पड़ेगा भैया। तो हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? राइज, द सन राइज। कहाँ निकलता है भैया? पूरब में, तो इन द ईस्ट। इस प्रकार से हम बहुत सारे वाक्यों को आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम जो है अब निगेटिव वाले वाक्यों को देख लेते हैं। निगेटिव वाले वाक्यों को इसी प्रकार से हम देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव हमारा हो गया। अब हम निगेटिव को पढ़ लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस को हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है? डू नॉट। हम डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। डू नॉट आप लिख डज नॉट। डज नॉट प्लस क्या होता है? B1 होता है, उसके बाद में अदर वर्ड होता है। अब ये देखिएगा, सीधी सी बात है कि देखिएगा, हम डू और अभी तक हम B1 और B5 का प्रयोग कर रहे थे किसी क्रिया में यस या ES जोड़ करके, यानी यस या ES जोड़ देते तो हमारा B5 बन जाता था। अब क्या है कि डू और डज नॉट का हम प्रयोग करें, तो देखिएगा ही, सी, इट और फर्स्ट नाउन ये अपने आप में सिमिलर है। तो क्या करेंगे? सिमिलर के लिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं डज नॉट। और यू, दे, वी सेकेंड नाउन का मतलब किसी दो व्यक्ति का नाम, जैसे राम और श्याम, रोहन और सोहन, ऐसे तमाम नाम। और इसके ही एंड सी ये अपने आप में प्लूरल है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का। इसमें आपको कोई असुविधा नहीं होगी समझने में, है ना। जैसे हमने कहा कि रामू और श्यामू, हमने क्या कह दिया भैया? रामू और श्यामू बाजार नहीं जाते हैं। अब इसकी अगर हमें अंग्रेजी का ट्रांसलेट करना हो, अंग्रेजी में इस वाक्य को बनाना हो, तो भैया वो सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। हम क्या लिखेंगे भैया? रामू एंड श्यामू, है ना। ये रामू एंड श्यामू एक दो, और अंग्रेजी में एक दो ही वचन होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल होता है भैया। तो ये प्लूरल बन गया, तो जाहिर सी बात है जब प्लूरल बन गया है तो हम डज नॉट का प्रयोग ना करेंगे और हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका? तो रामू एंड श्यामू, फिर क्या करेंगे? डू, उसके बाद में डू नॉट। अब जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। कहाँ जाते हैं? बाजार। गो टू मार्केट।
एक चीज है, पहले क्या होता था कि हम B1 में वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते थे, लेकिन अब हम वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा वो जो B1 और B5 का काम हमारा हेल्पिंग वर्ब कर देता है, यानी डू आपने डज काम हमारा कर देता है। यानी डू क्या है भैया, डू क्या है, ये प्लूरल को बताता है, ये प्लूरल को बताता है, और डज हमें किसको बताता है, सिंगुलर को बताता है। यानी जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। तो बड़ी आसानी से हम बहुत सारे जो है वाक्यों की अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों को आप बना सकते हैं। अब उसके बाद में